वेस्ट एशियन रीजन काफी लंबे समय से बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है, जैसे सीरियन सिविल वॉर, येमेन क्राइसिस और इजराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट। इस रीजन में टेंशंस और ज्यादा बढ़ गई थी जब 6 महीने पहले हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। इस घटना के बाद इजराइल ने कसम खाई थी कि वो हमास को जड़ से मिटा देगा। इसके बाद हमें इजराइल की तरफ से भीषण जवाबी कार्रवाई देखने को मिली। गाजा पट्टी पर भारी बमबारी हुई, जिसमें बहुत से लोग मारे गए और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया। पहले ही क्या टेंशन्स कम थी, जो अब रीजन में एक और नया संकट खड़ा हो गया है, जब इजराइल ने सीरिया में स्थित ईरान की कॉन्सुलेट बिल्डिंग पर अटैक कर दिया। आपको बता दूं, ये कोई मामूली बात नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, आमतौर पर विदेशी डिप्लोमैटिक और कॉन्सुलर प्रेमिसेस को हाथ नहीं लगाया जाता है। डिप्लोमैटिक और कॉन्सुलर परिसर को वायलेट नहीं किया जाता है। ये वियना कन्वेंशन में निहित अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक प्रमुख सिद्धांत है। यहां तक कि जिस देश में विदेशी दूतावास स्थित है, वो देश तक दूतावास परिसर में बिना परमिशन के एंटर नहीं करता है। तो जब कॉन्सुलर परिसर में प्रवेश करने के लिए तक अनुमति की आवश्यकता होती है, तो आप समझ सकते हैं कि उन पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का कितना गंभीर उल्लंघन है। इसलिए सीरिया की राजधानी दमास्कस में स्थित ईरान की कॉन्सुलर बिल्डिंग पर हमला करके इजराइल ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। कई देशों ने इस हमले की निंदा की है। इजराइल का करीबी सहयोगी और प्रमुख समर्थक होने के बावजूद अमेरिका ने भी कहा है कि वो डिप्लोमैटिक फैसिलिटीज पर हमलों का समर्थन नहीं करता है। इजराइल ने अपनी सफाई में कहा है कि जिस इमारत को उसने उड़ाया वो मेन ईरानी एम्बेसी बिल्डिंग के बगल में थी और उसके पास डिप्लोमैटिक स्टेटस नहीं था। जाहिर है ईरान काफी गुस्सा है और उसने जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। ईरान ने बोला है कि बहुत जल्द इजराइल को उसके दूतावास पर हमला करने के फैसले पर पछताना पड़ेगा। इसलिए हमें इस बात के आसार दिख रहे हैं कि वेस्ट एशिया में संकट और गहराने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस हमले में ईरान ने अपने सीनियर IRGC अधिकारी मोहम्मद रेजा जहेदी को खो दिया है। ये आदमी कौन था और वो ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, और ये IRGC क्या है? चलिए एक एक करके समझते हैं। IRGC मतलब ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर भी कहा जाता है। ये ईरान की पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और ईरान की रेगुलर मिलिट्री से अलग है। एक तरह से ये ईरानियन रजीम का आयरन फिस्ट है। IRGC डायरेक्टली ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। सुप्रीम लीडर ईरान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। ईरानियन रजीम ईरान में इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए IRGC का उपयोग करती है। IRGC की मदद से ईरानियन रजीम डोमेस्टिक थ्रेट्स को काउंटर कर पाती है, डिसेंट को सप्रेस कर पाती है और पॉलिटिकल ऑपोजिशन को मॉनिटर कर पाती है। इसलिए IRGC ईरानियन रजीम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। इनफैक्ट इसे ईरान की सुरक्षा और आइडियोलॉजी का सेंट्रल पिलर माना जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के अलावा IRGC पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान की प्रॉक्सीज को सहायता प्रदान करता है, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह, येमेन में हूतीस, पैलेस्टीन में हमास और इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया शामिल हैं। अब इजराइल IRGC के सीनियर ऑफिसर मोहम्मद रजा जहेदी को क्यों निपटाना चाहता था? क्योंकि जहेदी ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इजराइल के लिए काफी खतरनाक था। वो कड्स फोर्स का ब्रिगेडियर जनरल था। कड्स फोर्स IRGC की एक ब्रांच है। ये ईरान के लिए कोवर्ट ऑपरेशंस कैरी आउट करती है, जैसे सबवर्जन, सैबोटाज, स्पाइंग, गुरिल्ला वॉरफेयर एक्सेट्रा। हिजबुल्लाह और हमास जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स को कड्स फोर्स के माध्यम से सपोर्ट मिलता है। जहेदी इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द था, क्योंकि कड्स फोर्स के सीनियर ऑफिसर के रूप में वो ईरान के द्वारा बैक किए जाने वाले हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता था, जो इजराइल और उसके एलाइज के खिलाफ लड़ते हैं। जहेदी के ही नेतृत्व में हिजबुल्लाह लेबनान में मजबूत हुआ और वर्ष 2000 में इजरायली प्रॉक्सी फोर्सेस को हराने में कामयाब रहा। उस समय पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस को लेबनान से जाना पड़ा था। फिर 2006 के लेबनान युद्ध में, जिसे 2006 के इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, हिजबुल्लाह को जहेदी के नेतृत्व में हथियार और टेक्निकल सपोर्ट प्राप्त हुआ था। ये वॉर यूनाइटेड नेशंस की सीज फायर के साथ खत्म हुआ था। यह इजराइल का एक और फेलियर माना जाता है। तो जहेदी बहुत लंबे समय से इजरायली रडार पर था। फाइनली 2024 में जाकर इजराइल ने उसे साफ किया। यह किलिंग आपको कासिम सुलेमानी की याद दिलाएगी, जो कड्स फोर्स का कमांडर था और जिसे ईरानी सुप्रीम लीडर का राइट हैंड माना जाता था। अगर आपको याद हो तो 2020 में अमेरिका ने इराक में ड्रोन स्ट्राइक करके कासिम सुलेमानी को एलिमिनेट किया था। अमेरिका सहित कई देशों ने IRGC
और उसकी ब्रांच कड्स फोर्स को एक आतंकवादी संगठन डेजिग्नेट किया है। जैसे सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इराक में 2 अमेरिकी बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी थी, ठीक वैसे ही इस मामले में भी हम ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि ईरान जहेदी की मौत का बदला लेगा। अब तक हमने ईरान को गाजा में चल रही कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा है। ईरान अपनी प्रॉक्सीज के माध्यम से इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है, जिसे हम शैडो वॉर कहते हैं। देखिए, ईरान के पास जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता है और उसके पास ऐसी मिसाइलें और ड्रोन्स मौजूद हैं जो इजराइल में तबाही मचा सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान इजराइल से डायरेक्ट वॉर नहीं करना चाहेगा, जबकि इजराइल तो ईरान से उलझने के लिए तैयार बैठा है, इसलिए तो उसने ईरान को उंगली की। ईरान को उकसाने के बाद इजराइल अब जवाबी हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है। वो लेबनान और सीरिया के साथ लगी अपनी बॉर्डर्स को सुरक्षित कर रहा है। पास्ट में भी इजराइल ने ईरान के इंपॉर्टेंट लोगों को एलिमिनेट किया है, जिसमें परमाणु वैज्ञानिक तक शामिल हैं। इजराइल ने ईरान के खिलाफ साइबर हमले भी किए हैं। ऐसा लगता है कि इजराइल ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहता है, ताकि फिर इजराइल ईरान के खिलाफ एक कड़ी सैन्य कार्रवाई कर सके और उसे जस्टिफाई भी कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल ईरान को परमाणु हथियार क्षमता हासिल करने से रोकना चाहता है, क्योंकि यह इजराइल की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये पहली बार नहीं है जब इजराइल अपने किसी पड़ोसी मुल्क को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना चाहता है। पहले भी इजराइल 1981 के ऑपरेशन ओपेरा से इराक और 2007 के ऑपरेशन ऑर्चर्ड के माध्यम से सीरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को ध्वस्त कर चुका है। ऐसा ही कुछ इजराइल ईरान के साथ भी करना चाहता है, और ईरान डायरेक्ट वॉर नहीं चाहेगा जब तक वो परमाणु हथियार क्षमता हासिल न कर ले। तो देखते हैं आगे इस जियोपॉलिटिकल गेम में क्या होता है।